प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का जब हम देखते हैं तो उसके अंदर लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो योग्य या ये कह सकते हैं सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली के अंदर मानी जाती है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसकी कुटु शब्दों में आलोचना भी की गई है। जो आलोचनाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं और जो आलोचक हैं वो अपने कुछ तर्कों के आधार पर इसके दोषों को ढूंढते हैं या इसकी कमियों को बताते हैं। सबसे पहले इसमें है अयोग्यता की पूजा। लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति को एक मत दिया जाएगा। मत देने का अधिकार है, चाहे वो योग्य है या अयोग्य है, सबको समान रूप से एक मत देने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्याओं पर अधिक बल दिया जाता है और सभी व्यक्ति, लेकिन अगर हम देखें तो सभी व्यक्ति समान नहीं होते और लोकतंत्र में जब सभी को समान अधिकार दिया गया है तो इसके कारण इसमें जो बहुमत चाहे मूर्खों का हो तो उसी का शासन होगा। तो इसके कारण कई बार इसको मूर्खों का शासन या अयोग्यता का शासन भी कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर दोष है दल प्रणाली का अधिकतर प्रभाव। वर्तमान समय के अंदर जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उनके अंदर प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर दलों के द्वारा ही लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं अपने व्यवहार के कारण लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं और इसके अंदर राजनीतिक जो दल हैं उनका निर्माण वैसे तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राजनीतिक जो दल हैं उनका एक मोटो होता है या उद्देश्य होता है कि ये केन प्रकारेण शासन शक्ति को प्राप्त करना और अपने दल की सरकार की स्थापना करना। इसके लिए वो कई तरह के जो प्रभाव हैं या शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। लोगों से झूठे वादे करते हैं अपने, और दूसरे जो दल है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ भ्रम फैलाते हैं। तो इस तरीके से जो दल प्रणाली के दोष हैं वो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं। तीसरा दोष है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार के अंदर जो शासन है राजनीतिक दल की विशेष इच्छानुसार ही चलता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो निर्वाचित दल है या सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा भ्रष्ट तरीकों के द्वारा शासन चलाया जाता है और भ्रष्ट तरीकों से वो अपने जनप्रतिनिधियों को कार्य करवाते हैं। चौथा है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण में कुछ दिन में किया जा सकता है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संसद या विधानसभाओं के अंदर लंबी बहस चलती है और जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। जब तक कानून बन के चुकता है कई बार तो तब तक उस कानून का महत्व भी खत्म हो चुका होता है। एक दिन का जो काम है वो 7 दिनों में होता है। तो और एक व्यक्ति का जो काम है वो 7 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसके कारण यहाँ पर सार्वजनिक धन और समय की बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है। पांचवा है सर्वमुखी प्रगति की असंभावना।
राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है और उसके द्वारा कलाकारों, साहित्यकारों को आश्रय दिया जाता है, जिससे कि वो अपने साहित्य और जो भी संस्कृति है या उसके को आगे बढ़ाएं या उसके लिए कार्य करें। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती और जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में ज़्यादातर उदासीनता नेताओं के अंदर पाई जाती है और वो वहाँ पर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए साहित्य और संस्कृति का एक तरीके से सम्मान नहीं मिल पाता जो कि अन्य व्यवस्थाओं में मिल पाता है। छठा है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतंत्र के अंदर हम ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो जो भी चुनाव के कार्य हैं वो इतना इसमें इतना अपव्यय होता है या इतना ज़्यादा व्यय होता है कि एक सामान्य या निर्धन व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि वो चुनाव लड़े और जीत पाए, क्योंकि चुनावों के अंदर धन और जन दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जहाँ हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो आर्थिक समानता किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पाती। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक समानता का जो समानता है वो एक भ्रम ही बनकर रहेगा। सातवां है अनउत्तरदायी शासन। उत्तरदायी पूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी गई है, लेकिन इसके अंदर जो उत्तरदायित्व होता है वो प्रजातंत्र के अंदर जो भी शासक वर्ग है एक दूसरे के ऊपर उनमें डालने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होगी या जहाँ पे तो वहाँ पर वो कोई भी एक व्यक्ति अपने ऊपर उसका उत्तरदायित्व नहीं लेता। अतः जो प्रजातंत्र की उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जो धारणा है एक पूरी कल्पना मात्र है। आठवां है राजनीतिक शिक्षा का दम्भ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात पर जनता के सामने एक विशेष रंग कर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं जो कि उनके हित के अंदर होती है या उनके पक्ष में होती है। तो जनता को सच्चाई का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर एक दल अपने तरीके से उनको प्रकट करता है। तो इससे जनता के अंदर एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, जनता भ्रमित हो जाती है और अगर ये कहें कि वो शिक्षित हो रहे थे तो ये एक तरीके से गलत फहमी ही होती है। नौवां है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं को सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता सर्वत्र देखने को आती है। कई बार तो लोग मत देने भी नहीं चाहते। अगर हम मत देने वालों की संख्या का अगर आंकड़ा देखें तो ज़्यादातर 50% ही लोगों के द्वारा मतदान किया जाता है। तो हम ये कहें कि जो मत दिया है वो जनता का प्रतिनिधि, जो भी शासन बनाए वो जनता का प्रतिनिधि है, तो कई बार तो उसको 50% से भी ज़्यादा मत नहीं मिल पाते। 10वां है पेशेवर राजनीतिक विकास। लोकतंत्र में ये आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में जो राजनीति के अंदर वही व्यक्ति भाग लेता है जिसको जीव उपार्जन का साधन नहीं मिलता और एक तरीके से वो पेशे के रूप में इसको लेता है। धन्यवाद।